हेलो बेटा, कैसे हाल चाल है। हमारा जेई मेन 2025 का जो वन शॉट रिवीजन चल रहा था उसमें आज हमारा टॉपिक रहेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है। इससे पहले के जो वीडियोस हमारे रिलीज हो गए वो है वन डायमेंशनल मोशन, प्रोजेक्टाइल मोशन और सर्कुलर मोशन। तो आज कहानी हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की। ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में सबसे पहले बेसिक बात कर लेते हैं। बेसिक बात में बात करें तो सबसे पहले बात आएगी चार्ज की। चार्ज की बेसिक कहानी हम जानते हैं कि चार्ज एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिस प्रॉपर्टी की वजह से कोई भी बॉडी दूसरी बॉडी को अट्रैक्ट भी कर सकती है और रिपेल भी कर सकती है। ठीक है। दो तरह के चार्जेस हम डिस्कस करते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज होता है, एक नेगेटिव चार्ज होता है। किसी भी न्यूट्रल बॉडी पर, न्यूट्रल बॉडी का मतलब हुआ कि उसमें जितना पॉजिटिव चार्ज है उतने उसमें नेगेटिव चार्ज भी होगा। बॉडी में जो पॉजिटिव चार्ज होता है दैट इज ड्यू टू प्रोटॉन और जो नेगेटिव चार्ज होता है दैट इज ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है। तो न्यूट्रल बॉडी का मतलब हुआ जितने प्रोटॉन है उतने इलेक्ट्रॉन है। एक बॉडी पर अगर पॉजिटिव चार्ज डेवलप होता है इसका मतलब उसमें से इलेक्ट्रॉन रिलीज हुए हैं। जब इलेक्ट्रॉन रिलीज होंगे तो एक बॉडी पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा क्योंकि प्रोटॉन्स का नंबर इलेक्ट्रॉन्स के नंबर से ज्यादा हो जाएगा, इस वजह से उसमें पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। और बॉडी के नेगेटिवली चार्ज होने का मतलब है कि आकर के इससे इलेक्ट्रॉन अटैच हो गए। इलेक्ट्रॉन आकर के अटैच होंगे तो इलेक्ट्रॉन्स का नंबर प्रोटॉन के नंबर से ज्यादा हो जाएगा, सो द टोटल चार्ज विल बी नेगेटिव। तो पॉजिटिव चार्ज डेवलप होने का मतलब है इलेक्ट्रॉन का जाना, नेगेटिव चार्ज डेवलप होने का मतलब है इलेक्ट्रॉन का आना। ठीक है। यहाँ पर वो इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने मेंशन भी किया हुआ है, ओनली इलेक्ट्रॉन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर अ सब्सटेंस टू बी चार्ज्ड एंड नॉट द प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन्स के आने जाने की वजह से ही सब्सटेंस पर चार्ज डेवलप होता है। चार्ज की प्रॉपर्टीज की अगर बात करें तो बेसिक प्रॉपर्टी हम जानते हैं कि सेम नेचर मतलब लाइक चार्जेस अगर होंगे तो दोनों एक दूसरे को रिपेल करते हैं, अपोजिट नेचर के चार्जेस होंगे तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो लाइक चार्जेस में रिपल्शन आएगा, अनलाइक चार्जेस में अट्रैक्शन आएगा। अब ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है। ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये जो थर्ड पॉइंट है ये बेसिकली इसी से रिलेटेड है, इसलिए मैंने इसको टिक नहीं किया है। ये पॉइंट कहता है चार्ज इज क्वांटाइज्ड। क्वांटाइज्ड होने का मतलब हुआ कि चार्ज एक क्वांटम की तरह काम कर रहा है। क्वांटम की तरह काम करने का मतलब हुआ कि चार्ज का एक क्वांटम होता है। क्वांटम का बेसिकली मीनिंग होता है मिनिमम वैल्यू दैट कैन बी एक्सचेंज्ड। ठीक है। ये क्वांटम का बेसिक मीनिंग है, मतलब क्वांटम अपना में कॉमन टर्म है दैट इज नॉट ओनली यूज्ड फॉर द चार्ज। केवल चार्ज के लिए यूज में नहीं लेते हैं, चार्ज के लिए भी यूज में लेते हैं। क्वांटम का मतलब होता है कि किसी भी क्वांटिटी की मिनिमम वैल्यू जिसका हम एक्सचेंज कर सकते हैं। तो चार्ज क्वांटाइजेशन प्रिंसिपल ये कहता है कि बॉडी पर जो चार्ज डेवलप होता है वो प्लस माइनस एन ही होता है। प्लस माइनस का मतलब तो होगा कि बॉडी पर चार्ज पॉजिटिव भी आ सकता है और नेगेटिव भी आ सकता है। एन का मतलब है यहाँ पर इंटीजर और ई का मतलब है चार्ज का क्वांटम। ठीक है। तो चार्ज क्वांटाइजेशन के अकॉर्डिंग बॉडी पर जो चार्ज डेवलप होगा वो चार्ज का जो क्वांटम होगा उसका इंटीजर मल्टीपल होगा। और चार्ज का जो क्वांटम है इसका मतलब है कि किसी भी बॉडी पर जो मिनिमम चार्ज डेवलप हो सकता है या मिनिमम चार्ज जिसका एक्सचेंज हो सकता है और वो होता है इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर। तो अगर हमसे कहेंगे भाई चार्ज का क्वांटम क्या है तो हम कहेंगे इलेक्ट्रॉन का चार्ज। किसी भी बॉडी से एक इलेक्ट्रॉन मिनिमम ट्रांसफर हो सकता है या एक बॉडी पर मिनिमम इलेक्ट्रॉन एक आ सकता है। द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज possessed by different objects is always an integer multiple of charge of electron, that is q equals to plus minus ne. The minimum possible charge that can exist in the nature is the charge of electron, that is 1.6 into 10 raised to power minus 19. राउंड फिगर में हम उसको यहां तक लिख लेते हैं। ठीक है। तो ये हुई चार्ज क्वांटाइजेशन की बात। फिर आता है चार्ज कंजर्वेशन। चार्ज कंजर्वेशन ये कहता है कि एक आइसोलेटेड सिस्टम के लिए अगर बात की जाए तो उसका चार्ज हमेशा कंजर्व रहता है। आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब क्या है? आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब है एक ऐसा सिस्टम है जिसका कोई एक्सचेंज नहीं है विद सराउंडिंग। मतलब एक ऐसा सिस्टम जिसका सराउंडिंग से कोई भी एक्सचेंज नहीं होगा, ना तो वो सराउंडिंग को कुछ देगा ना सराउंडिंग से उसके पास में कुछ आएगा। ऐसे सिस्टम को हम कहते हैं आइसोलेटेड सिस्टम। तो चार्ज कंजर्वेशन लॉ ये कहता है कि एक आइसोलेटेड सिस्टम के लिए जो टोटल चार्ज है वो हमेशा कंजर्व रहेगा। मतलब अगर उसमें कोई पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा तो उतनी ही क्वांटिटी में उस पर नेगेटिव चार्ज भी डेवलप होगा। ठीक है। यही हमारी चार्ज से रिलेटेड बेसिक कहानी। अब बात करते हैं कूलाम्स लॉ की। कूलाम्स साहब ने लॉ कैसा दिया? कूलाम्स साहब ने लॉ कुछ वैसा दिया था जैसा न्यूटन साहब ने ग्रेविटेशन का लॉ दिया था। न्यूटन साहब ने जो ग्रेविटेशन लॉ दिया था वो दो मासेस के बीच में फोर्स के लिए दिया था। कूलाम्स साहब ने जो लॉ दिया है वो दो पॉइंट चार्जेस के बीच में फोर्स के लिए है। पॉइंट चार्जेस का मतलब ये होता है कि चार्ज का जो साइज है, मतलब ऑब्जेक्ट का जो साइज है, उस साइज के कंपैरिजन में दोनों चार्जेस के बीच का जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस बहुत ज्यादा होगा। इसको दूसरे वर्ड में मैं ऐसा कह सकता हूं कि अगर मैं एक चार्ज की पोजीशन पर खड़े होकर के दूसरे चार्ज को ऑब्जर्व करूं
तो मुझे एक पॉइंट जैसे ही नजर आना चाहिए, इसका मतलब वो पॉइंट चार्जेस हैं। कूलाम साहब ये कहते हैं कि दोनों चार्जेस के बीच में जो फोर्स आएगा दैट विल बी प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस एंड दैट विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस। ठीक है, दोनों को अगर हम कंबाइन करते हैं तो F इक्वल्स टू कांस्टेंट K ले लेते हैं और ये आ जाता है Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये जो कांस्टेंट है इस कांस्टेंट की क्या वैल्यू होगी और कौन से फैक्टर्स पर डिपेंड करेगा। पहली बात तो ये आती है कि ये जो कांस्टेंट है ये डिपेंड करता है ऑन मीडियम, डिपेंड्स ऑन मीडियम बिटवीन द चार्जेस। दोनों चार्जेस के बीच में कौन सा मीडियम है उस मीडियम के अकॉर्डिंग इस कांस्टेंट की वैल्यू डिसाइड की जाती है। फ्री स्पेस के लिए अगर बात करें, फ्री स्पेस मतलब हम कह सकते हैं वैक्यूम, तो फ्री स्पेस या वैक्यूम के लिए अगर बात करेंगे तो इस कांस्टेंट की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, दैट इज 9 × 10⁻⁹। यूनिट हम चाहे तो यहाँ से बना लें न्यूटन मीटर स्क्वायर और पर कूलाम स्क्वायर। ठीक है, तो वैक्यूम या फ्री स्पेस के लिए अगर हम बात करेंगे तो कांस्टेंट की वैल्यू 9 × 10⁻⁹ हो गई, दैट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम सॉरी और फ्री स्पेस, और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 8.85 × 10⁻⁻12 यूनिट हो जाएगी कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू हो गई। अब अगर वैक्यूम के बाद मीडियम की बात की जाएगी तो मीडियम के केस में K की वैल्यू होगी 1/4 पाई एप्सिलॉन। जैसे मैंने एप्सिलॉन नॉट को बोला इलेक्ट्रिक परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस और वैक्यूम, ऐसे ही मैं एप्सिलॉन को बोलूंगा इलेक्ट्रिक परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। जो मीडियम होगा उसके अकॉर्डिंग एप्सिलॉन की वैल्यू होगी। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू फिक्स है क्योंकि वो फ्री स्पेस या वैक्यूम के लिए है। मीडियम के लिए जो एप्सिलॉन है वो मीडियम पे डिपेंड करेगा, इसलिए मैं एप्सिलॉन की कोई फिक्स वैल्यू यहाँ पर नहीं लिख सकता हूँ। ठीक है, एक टर्म और आती है इसमें एप्सिलॉन आर, दैट इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये इलेक्ट्रिक परमिटिविटी ऑफ मीडियम, ये इलेक्ट्रिक परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, और इसको हम कहते हैं रिलेटिव इलेक्ट्रिक परमिटिविटी ऑफ मीडियम। रिलेटिव इलेक्ट्रिक परमिटिविटी, और इसका एक दूसरा नाम भी है डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ये डायमेंशन लेस है, यूनिट लेस है, क्योंकि इसकी और इसकी यूनिट सेम आएगी। ठीक है, तो समरी क्या है कि चार्जेस के बीच में जो फोर्स आएगा वो प्रोपोर्शनल होगा Q1 Q2 के, प्रोपोर्शनल होगा 1/r² के। कांस्टेंट आएगा K की वैल्यू मीडियम पर डिपेंड है। वैक्यूम के लिए बात करेंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, दैट इज 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर। एप्सिलॉन नॉट को कहेंगे इलेक्ट्रिक परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 8.85 × 10⁻⁻12 कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, वहीं अगर मीडियम की बात करेंगे तो K = 1/4 पाई एप्सिलॉन। एप्सिलॉन का नाम होगा इलेक्ट्रिक परमिटिविटी ऑफ, वहां बोला था वैक्यूम तो यहां पर बोलेंगे मीडियम। मीडियम के अकॉर्डिंग एप्सिलॉन की वैल्यू आएगी। एप्सिलॉन आर को हम कहते हैं रिलेटिव इलेक्ट्रिक परमिटिविटी या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ठीक है, सो एक्सप्रेशन की अगर बात करें तो वैक्यूम के केस में फोर्स का फॉर्मूला बन जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन r², और मीडियम के केस में अगर बात करेंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन r²। ठीक है, यहां से हम FM और FE के बीच में रिलेशन भी ले सकते हैं, वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ट्रांसफॉर्म करके फिर उसको क्वेश्चन में काम में ले सकते हैं। बात यहां तक क्लियर हुई। आगे की बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। ये तो बेसिक कहानी है, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन वेव्स में भी पढ़ते हैं हम। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का बेसिकली मतलब होता है वेक्टर सम कर देना है। ठीक है, क्योंकि हम फोर्सेस की बात कर रहे हैं इसलिए यहाँ पर फोर्सेस के वेक्टर सम की बात होगी। अब कौन से फोर्सेस के वेक्टर सम की बात होगी, जैसे मैंने एक सिस्टम कंसीडर किया जिसमें 2 से ज्यादा चार्जेस है। 2 से ज्यादा चार्जेस होंगे तो किसी भी एक चार्ज पर बाकी के जितने भी चार्जेस है सारे चार्जेस की वजह से फोर्स अप्लाई होगा। जैसे मैंने ये एक चार्ज कंसीडर किया, इसके सराउंडिंग में 1, 2 और 3 ये 3 चार्जेस हैं और मुझे इस पर नेट फोर्स कैलकुलेट करना है। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ये कहता है कि आपको जिस भी चार्ज पर नेट फोर्स कैलकुलेट करना है उस चार्ज पर जितने भी फोर्सेस अप्लाई हो रहे हैं सारे फोर्सेस का डायरेक्शन शो करो। डायरेक्शन शो करने के बाद में उन फोर्सेस का मैग्नीट्यूड लिखो और मैग्नीट्यूड लिखने के बाद में उन सारे फोर्सेस का रिजल्टेंट कैलकुलेट करो। जैसे यहाँ पर मैं अगर डायरेक्शन की बात करूँ तो Q1 की वजह से फोर्स इधर, Q2 की वजह से फोर्स, Q3 की वजह से फोर्स। यहाँ जनरल वे में अगर मैं बात करूं तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन कहता है कि नेट फोर्स इज इक्वल टू वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्सेस। जितने भी फोर्सेस लगे उन सारे फोर्सेस का वेक्टर सम कर दो, हमारी चार्ज पर लगने वाला नेट फोर्स आ जाएगा।
ठीक है, इंपॉर्टेंट बात है कि क्वेश्चन में ये कैसे अप्लाई होगा वो हमें सीखने की जरूरत है। तो मेन फोकस हमें यहाँ पर करना है। ये जो थ्योरी मैंने डिस्कस की ये बेसिक थ्योरी है, कहीं ना कहीं आपके जहन में आपके माइंड में ये क्लियर भी है कि भाई ये थ्योरी होती है। मैंने तो उसको एक बार बस रिवाइज कराया है। इंपॉर्टेंट कहानी यहाँ पर है कि क्वेश्चन में जो कुछ भी हम डिस्कस कर रहे हैं थ्योरी में, उसको क्वेश्चन में हम किस तरीके से अप्लाई कर रहे हैं, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। एक क्वेश्चन लेते हैं, 3 point charges of magnitude 5 microcoulomb, 0.16 microcoulomb and 0.3 microcoulomb are located at the vertices A, B, C of a right angle triangle whose sides are AB equals to 3 centimeter, BC equals to 3 root 2 centimeter, CA equals to 3 centimeter. So सबसे पहले तो मैं राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ कर लेता हूँ। इस ट्राइंगल में दो साइड तो 3-3 सेंटीमीटर के हैं और एक साइड 3 रूट 2 सेंटीमीटर होगा भी। अब ये जो 3 रूट 2 है ये BC है, सो ये हो गया B और ये हो गया C और ये हो गया A पर राइट एंगल बनेगा एंड पॉइंट A इज द राइट एंगल कॉर्नर। सही बात है। चार्जेस का सीक्वेंस अगर देखो तो A पर है 5 माइक्रोकूलम, A पर 5 माइक्रोकूलम हो गया, B पर चार्ज है 0.16 माइक्रोकूलम और C पर चार्ज हो गया बेटा 0.3 माइक्रोकूलम। चलो जी, ये चार्जेस की कहानी हो गई। राइट एंगल ट्राइंगल भी हमने बना दिया। Charge at point A experiences this Newton of electrostatic force due to the other two charges. यहाँ जो चार्ज हमने रखा है, इस चार्ज पर बाकी दो चार्जेस की वजह से नेट फोर्स कितना अप्लाई होगा ये हमें कैलकुलेट करना है। अब यहाँ पर प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन अप्लाई होगा। तो जैसे अभी मैंने प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन की थ्योरी डिस्कस करते टाइम में बोला था कि इसको अप्लाई किस तरह से करना है, 3 स्टेप में काम करना है। ठीक है, 3 स्टेप में काम कैसे करना है, पहले फोर्सेज का डायरेक्शन दिखाओ, फिर फोर्सेज की वैल्यू लिखो, फिर उसके बाद में रिजल्ट निकालो। डायरेक्शन की बात करें तो इस पर एक फोर्स आया इस चार्ज की वजह से इस डायरेक्शन में, एक फोर्स आया इस चार्ज की वजह से इस डायरेक्शन में। ये हो गए फोर्सेस के डायरेक्शन। फोर्सेस की वैल्यू की अगर बात करूं तो F1 इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट दैट इज 9 × 10⁻⁹। चार्जेस लूंगा 5 माइक्रोकूलम और 0.16 माइक्रोकूलम, तो 5 × 0.16 × 10⁻⁻12। दोनों माइक्रो को हटाया तो 10⁻⁻6 और 10⁻⁻6 लगाया 10⁻⁻12 आ गया। अपॉन में डिस्टेंस आ गया 3 × 10⁻⁻2 का स्क्वायर। इसको हम सॉल्व कर लेंगे। इसी तरह से दूसरा फोर्स कैलकुलेट करूंगा तो 9 × 10⁻9 × 5 × 0.3 × 10⁻12 अपॉन में 3 × 10⁻2 का होल स्क्वायर। इसको भी सॉल्व कर लूंगा। दोनों फोर्सेस का बेटा मैंने डायरेक्शन दिखा दिया है, दोनों फोर्सेस की मैंने वैल्यू लिख ली है। दोनों का रिजल्ट कैलकुलेट करूंगा तो रिजल्टेंट फोर्स आएगा F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर अंडर द रूट, क्योंकि दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है। सही बात है। तो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, इसलिए रिजल्टेंट फोर्स यहां से कैलकुलेट कर लिया। बात यहां तक क्लियर। अब सॉल्व कर लेना, आंसर हमारा आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन पर ही बेस्ड अलग अलग वैरायटीज देख रहे हैं कि प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन पर बेस्ड कैसे कैसे क्वेश्चन मिलेंगे और कैसे कैसे उन क्वेश्चंस को अप्रोच करना है। अब ये क्वेश्चन कहता है 3 चार्जेस प्लस क्यू स्मॉल क्यू प्लस क्यू आर प्लेस्ड रेस्पेक्टिवली एट डिस्टेंस 0, d/2 एंड d फ्रॉम द ओरिजिन ऑन द एक्स एक्सिस। एक हमने एक्स एक्सिस लिया, ये हमारा ओरिजिन हो गया, यहाँ पर x इक्वल टू d/2, यहाँ पर से x इक्वल टू d। यहाँ पर चार्ज है प्लस क्यू, यहाँ पर चार्ज है स्मॉल क्यू, यहाँ पर अगेन चार्ज है प्लस क्यू। ठीक है, इफ द नेट फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय प्लस क्यू प्लेस्ड एट x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 पर ये जो चार्ज रखा है इस पर नेट फोर्स 0 है, इज 0, देन वैल्यू ऑफ स्मॉल क्यू, तो इस चार्ज की वैल्यू क्या होनी चाहिए। ठीक है, अब ये जो मैंने फिगर ड्रॉ किया ये मेरा क्वेश्चन है। एक लाइन पर 3 चार्ज है प्लस क्यू स्मॉल क्यू प्लस क्यू, पॉइंट हो गया 0, d/2 और d। इस चार्ज पर नेट फोर्स 0, तो इस चार्ज की वैल्यू क्या होनी चाहिए। सबसे पहले ये चीज देखनी है कि इस चार्ज पर कितने फोर्सेज हैं, रिजल्टेंट फोर्स 0 करना है। इस चार्ज पर 2 फोर्सेज अप्लाई होंगे, एक इसकी वजह से और एक इसकी वजह से। सो इसकी वजह से जो फोर्स है वो इस डायरेक्शन में आएगा, रिपल्शन का, ये कंफर्म है। अब एक कॉमन सेंस वाली बात है कि 2 फोर्सेज का अगर रिजल्ट 0 है इसका मतलब दोनों अपोजिट और इक्वल होनी चाहिए। तो एक फोर्स अगर इस डायरेक्शन में तो दूसरा फोर्स इस डायरेक्शन में होगा, और ये फोर्स स्मॉल क्यू की वजह से अप्लाई होगा। इसका मतलब स्मॉल क्यू की वजह से ये जो फोर्स अप्लाई हुआ ये अट्रैक्शन का है। अट्रैक्शन का इसका मतलब इन दोनों चार्जेस का नेचर अपोजिट है। अपोजिट है तो ये चार्ज पॉजिटिव है, इसका मतलब ये चार्ज नेगेटिव होगा। यहां से मुझे इस चार्ज का नेचर समझ में आया। ठीक है, सो फोर्सेस का डायरेक्शन अगर मैं शो करूंगा तो मुझे चार्ज का नेचर समझ में आ गया।
तो फोर्स इस डायरेक्शन में है, इसका मतलब इस चार्ज की वैल्यू नेगेटिव आएगी। अब इसको सॉल्व करूं, कैसे सॉल्व करूं, मैग्नीट्यूड इक्वल कर दूं। फोर्सेस का मैग्नीट्यूड इक्वल करता हूं F1 इक्वल्स टू F2। F1 की अगर बात करूं तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, F1 जो इस चार्ज की वजह से इस पर अप्लाई हुआ Q1 Q2 अपॉन में डी स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इन दोनों की बात करूं तो Q अपॉन D/2 का होल स्क्वायर, यहां से हमारा स्मॉल q कैलकुलेट हो जाएगा। जो भी वैल्यू आए उसके साथ में नेगेटिव साइन और लेने ना, वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो इसमें से या इसमें से हमारा कोई आंसर आएगा, सॉल्व करके आंसर कंफर्म कर लेंगे। ठीक है, यहां तक की बात क्लियर हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, 2 पॉइंट चार्जेस Q each are placed at a distance d apart। दो चार्जेस हैं, दोनों चार्जेस की वैल्यू Q है, दोनों चार्जेस को d डिस्टेंस पर रखा है। ठीक है बेटा। A third point charge small q is placed at a distance x from midpoint on the perpendicular bisector। मिड पॉइंट से जाने वाला ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, इस पे मिड पॉइंट से x डिस्टेंस पर यहां पर एक चार्ज रखा है, उस चार्ज की वैल्यू स्मॉल q है। द वैल्यू ऑफ x एट विच चार्ज q विल एक्सपीरियंस द मैक्सिमम कूलम्ब फोर्स। मुझे इस चार्ज पर मैक्सिमम फोर्स चाहिए, तो मैक्सिमम फोर्स के लिए x की वैल्यू क्या होगी, ये मेरा क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन एक बार रिपीट कर देता हूं। Q और Q वैल्यू के दो चार्जेस d डिस्टेंस पर रखे हैं, मिड पॉइंट से पास होने वाले परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, बाइसेक्टर पर यहाँ पर एक स्मॉल q चार्ज है जो मिड पॉइंट से x डिस्टेंस पर है। मुझे इस चार्ज पर लगने वाला फोर्स मैक्सिमम चाहिए, तो x की वैल्यू क्या होनी चाहिए। ठीक है, तो मुझे x कैलकुलेट करना है। कैसे कैलकुलेट करूंगा, पहले तो इस पर फोर्स कैलकुलेट करता हूं कितना आ रहा है। फोर्स कैलकुलेट करने के लिए पहले दोनों चार्जेस से इस चार्ज की पोजीशन को ज्वाइन कर देते हैं। एक बात समझ में आती है कि ये दोनों डिस्टेंसेस इक्वल आएंगे, ये डिस्टेंस d/2 और d/2 है, तो पाइथागोरस से अगर मैं इस डिस्टेंस को कैलकुलेट करूंगा तो ये d²/4 प्लस x² अंडर द रूट आएगा, वही ये वाला डिस्टेंस भी आएगा। ये दोनों चार्जेस सेम है, दोनों चार्जेस से इसका डिस्टेंस सेम है, ये चार्ज दोनों फोर्सेज में कॉमन है, इसका मतलब दोनों फोर्सेज की वैल्यू इक्वल आएगी। ठीक है, इसकी वजह से फोर्स इस डायरेक्शन में हो गया अगर मैं सेम नेचर मान करके चल रहा हूं तो, और इसकी वजह से फोर्स इस डायरेक्शन में हो गया। ये फोर्स हो गया F1 और ये फोर्स हो गया F2। ठीक है, यहाँ अलग से इन फोर्सेस को मैं ड्रॉ कर लेता हूं, तो दो फोर्सेस मैंने शो कर दिए हैं F1 और F2। ठीक है, ये एंगल अगर मैं थीटा लेता हूं तो ये एंगल भी सिमेट्री से थीटा बनता है। यहाँ से एक लाइन अगर मैं इस एक्सिस के पैरेलल ड्रॉ कर देता हूं तो इसके थीटा होने की वजह से ये एंगल थीटा होता है और इसके थीटा होने की वजह से ये एंगल थीटा होता है, तो मेरे पास में ये दोनों एंगल थीटा आते हैं। ठीक है, मुझे इन दोनों फोर्सेज का रिजल्ट कैलकुलेट करना है, इन दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है। अब दोनों फोर्सेज को मैं रिजोल्व कर लेता हूं। F1 का इस डायरेक्शन में कंपोनेंट लिया F1 cos थीटा, इस डायरेक्शन में कंपोनेंट लिया F1 sin थीटा, F2 को रिजोल्व किया इस डायरेक्शन में कंपोनेंट F2 cos थीटा, इस डायरेक्शन का हो गया F2 cos थीटा, सॉरी sin थीटा। ठीक है, ये दोनों इक्वल अपोजिट हुए तो कैंसिल हो गए, ये दोनों भी इक्वल है बट सेम डायरेक्शन में तो ऐड हो गए। सो रिजल्टेंट फोर्स की अगर मैं बात करूंगा तो दैट विल बी F1 sin थीटा प्लस F2 sin थीटा, सेम डायरेक्शन में है। अब मेरा काम क्या रहेगा कि मैं दोनों में से किसी एक फोर्स को कैलकुलेट करूंगा F1 और F2 में से, फिर यहां पर मैं वैल्यू पुट कर दूंगा और उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा क्योंकि ये वैल्यू भी सेम आएगी। ठीक है, F1 इक्वल्स टू F2 इक्वल्स टू K दैट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q अपॉन इस डिस्टेंस का स्क्वायर दैट इज d²/4 प्लस x², अंडर रूट का स्क्वायर करूंगा बेटा पावर 1 बन जाएगी। तो मेरे पास में नेट फोर्स आ गया है Q अपॉन d²/4 प्लस x² और साथ में वो साइन थीटा और आएगा। साइन थीटा की बात करूंगा तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो ये हो जाएगा x अपॉन d²/4 प्लस x² की पावर हाफ। ठीक है, और प्लस में ये वैल्यू रिपीट होगी तो मैंने इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। इसको थोड़ा सिस्टमेटिकल तरीके से अगर मैं लिखूं तो 2kQ, ठीक है, x अपॉन d²/4 प्लस x² और इसकी पावर हो गई 3/2 एंड दैट इज इक्वल टू 2kQ x d²/4 प्लस x² पावर -3/2। ये मेरे पास में एक्सप्रेशन आया। आप सोच रहे होंगे सर इसको शिफ्ट करके इधर की तरफ क्यों लिख रहे हैं, उसका रीजन बता देता हूं। अब मेरे पास में f का एक्सप्रेशन आ गया है x की फॉर्म में। ठीक है, अब इसके बाद में प्योर मैथमेटिक्स से
एफ का एक्सप्रेशन आ गया है एक्स की फॉर्म में। क्वेश्चन ये है कि एक्स की वैल्यू फाइंड करो जिसके लिए एफ मैक्सिमम आए। ठीक है, तो हमने मैथ में मैक्सिमम मिनिमम पढ़ा हुआ है, वो कॉन्सेप्ट हमारे फिजिक्स में भी बहुत अच्छे तरीके से काम आता है। मैक्सिमम मिनिमम का कॉन्सेप्ट ये कहता है कि इफ वाई इज अ फंक्शन ऑफ एक्स, अगर वाई एक्स पर डिपेंड करता है और मुझे एक्स की वैल्यू कैलकुलेट करनी है जिसके लिए वाई मैक्सिमम या मिनिमम आए, तो मुझे डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू 0 करना है। सही है, मैक्सिमम मिनिमा के लिए। यहाँ वाई की जगह हम कह सकते हैं कि एफ हो गया है और एक्स की जगह एक्स है, तो एक्स की वैल्यू चाहिए जिसके लिए एफ मैक्सिमम आए। तो जैसे मैंने बोला डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू 0 करना है, ऐसे ही मुझे यहाँ पर कहना चाहिए कि डी एफ अपॉन डी एक्स इक्वल टू 0 करना है। सो मैं इसका एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करूंगा और इक्वल टू 0 करूंगा। अब मुझे इसका डिफरेंशिएशन करना है, तो ये तो कांस्टेंट है, जब डिफरेंशिएशन करूंगा तो ये कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, इस कांस्टेंट को बाहर कर दूंगा, इक्वल टू 0 आएगा, तो इसकी तो इंपॉर्टेंस खत्म हो जाती है। अल्टीमेटली मुझे फोकस करना है इस पर, और ये u डॉट वी की फॉर्म बन जाएगी, इसीलिए मैंने इसको नीचे से ऊपर की तरफ शिफ्ट कर दिया था। तो ये u डॉट वी की फॉर्म बन जाएगी, और u डॉट वी का फॉर्मूला हम डिफरेंशिएशन में जानते हैं। तो हम x को रख करके ये जो पूरा लिखा हुआ है डी स्क्वायर बाई 4 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर माइनस 3/2 इसका डिफरेंशिएशन कर लेंगे, फिर प्लस लगा करके इसको रख लेंगे और इसका डिफरेंशिएशन कर देंगे और इक्वल टू 0 लिख देंगे। यहां से सॉल्व करेंगे, x की वैल्यू हमारे पास में d की फॉर्म में आ जाएगी, दैट विल बी आवर आंसर। ठीक है, सो व्हाट इज द बेसिक प्रोसेस? बेसिक प्रोसेस ये है कि आपको चार्ज पर फोर्स कैलकुलेट करना है, उसकी मैक्सिमम वैल्यू चाहिए। तो मैक्सिमम वैल्यू चाहिए तो पहले तो फोर्स कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो मैंने दो फोर्सेस लिए, दोनों का डायरेक्शन दिखा करके उनको रिजॉल्व किया और मैंने नेट फोर्स कैलकुलेट किया। कैलकुलेट करता गया तो मुझे पता लगा कि जो नेट फोर्स है वो एक्स की फॉर्म में आया। एक्स की फॉर्म में आया तो अब मुझे एक्स की वैल्यू बताओ जिसके लिए एफ की वैल्यू मैक्सिमम आए। तो मैं कहूंगा साहब उसका डिफरेंशिएशन कर दो और इक्वल टू 0 लिख दो। इक्वल टू 0 लिखेंगे, एक्स की वैल्यू आ जाएगी। दिस इज द प्रोसेस। इसके आगे संभाल लेना, डिफरेंशिएशन इक्वल टू 0 कर लेना, एक्स की वैल्यू आ जाएगी, दैट विल बी आवर आंसर। ठीक है, बात यहां तक क्लियर हुई? आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड दो चीजें हैं। पहले इलेक्ट्रिक फील्ड की कहानी समझ लेते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड है एक रीजन, एक पोर्शन किसी भी चार्ज के सराउंडिंग में। जैसे मैंने इसके सराउंडिंग में ये एक बाउंड्री लाइन बना दी। बाउंड्री लाइन का मतलब हो गया कि इस चार्ज की ये रेंज है, इस रेंज में अगर कोई दूसरा चार्ज होगा तो उस चार्ज पर इसकी वजह से अट्रैक्शन और रिपल्शन का फोर्स अप्लाई होगा। रेंज से बाहर अगर वो चार्ज होगा तो प्रैक्टिकली इसी वजह से उस पर फोर्स तो अप्लाई होगा, बट उस फोर्स की वैल्यू बहुत नेग्लिजिबल होगी। नेग्लिजिबल होगी तो हम उस फोर्स को 0 कंसीडर कर सकते हैं। सो हम ऐसा मान सकते हैं कि इस चार्ज का जो इन्फ्लुएंस है वो इतने पोर्शन में, इतने रीजन में है, दैट रीजन इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, अब इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी पॉइंट पर मुझे इंटेंसिटी चाहिए। बेसिकली इंटेंसिटी का मतलब बेटा ये होता है, जैसे मैंने कहा कि मुझे इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी चाहिए, तो इंटेंसिटी का मतलब ये होगा कि यहाँ पर अगर एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज रख दिया जाए तो उस चार्ज पर कितना फोर्स अप्लाई होता है, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। यहीं से हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डेफिनेशन भी बनती है कि एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज पर जो फोर्स अप्लाई होता है दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है, अब फॉर्मूला बनाने के लिए मैंने कहा कि यहाँ पर एक चार्ज क्यू नॉट कंसीडर कर लो और उस पर फोर्स एफ वेक्टर मान लो। तो मैंने कहा यार मुझे तो यूनिट चार्ज पर फोर्स चाहिए। आपने कहा सर क्यू नॉट चार्ज है, उस पर फोर्स एफ है, तो यूनिट चार्ज पर कितना फोर्स आएगा? एफ अपॉन क्यू नॉट। ये हमारे पास में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ गई। एक्सप्रेशन ऐसे बना। तो किसी पॉइंट पर अगर मुझे चार्ज मालूम है और उस चार्ज पर लगने वाला फोर्स मालूम है तो मैं इस फोर्स को चार्ज से डिवाइड कर दूंगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ जाएगी। ये फॉर्मूला अगर मैं ढूंढूं तो यहाँ पर मिल भी रहा है। अब इसमें एक छोटी सी बात ये और लिखी हुई है, लिमिट क्यू नॉट टेंड्स टू 0। ये बेसिकली मैथमेटिकल फंक्शन है। इस मैथमेटिकल फंक्शन का मतलब हुआ कि जो चार्ज हमने यहाँ पर क्यू नॉट कंसिडर किया ना, इस चार्ज की वैल्यू हमारे जो चार्ज है इसके कंपेरिजन में नेग्लिजिबल लेंगे। ठीक है, इन चार्जेस को नाम भी देते हैं, हमारा सोर्स चार्ज है और ये हमारा टेस्ट चार्ज है। हम जिसके इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की बात करते हैं वो हमारा सोर्स चार्ज है, और उस इंटेंसिटी को चेक करने के लिए जिस चार्ज को हम रखते हैं वो हमारा टेस्ट चार्ज होता है। तो हम टेस्ट चार्ज को सोर्स चार्ज के कंपैरिजन में नेग्लिजिबल लेंगे। क्यों लेकर के चलेंगे? क्योंकि अगर ये नेग्लिजिबल नहीं होगा तो जैसे इसने इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस किया ऐसा ये भी अपना एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में इंटरफेयर करेगा, जो हम नहीं चाहते। दूसरा फैक्टर क्या है कि अगर ये नेग्लिजिबल नहीं हुआ तो इसकी वजह से इस पर फोर्स तो लगेगा, कंसिडरेबल फोर्स लगेगा। कंसिडरेबल फोर्स लगेगा तो इट इज क्वाइट पॉसिबल कि ये चार्ज अपनी पोजीशन से डिस्प्लेस हो जाए। डिस्प्लेस हो जाएगा तो इस पॉइंट का तो चार्ज से डिस्टेंस ही चेंज हो जाएगा। डिस्टेंस चेंज हो जाएगा तो हम इंटेंसिटी को डिफाइन ही नहीं कर पाएंगे। तो हम क्या चाहते हैं कि ये चार्ज अपनी पोजीशन को मेंटेन करे। मेंटेन करे तो इस चार्ज पर आइडियली कोई फोर्स होना ही नहीं चाहिए, बट यहाँ पर मैं एक चार्ज रखूंगा तो इसकी वजह से फोर्स अप्लाई तो होगा। मैंने उसको नेग्लिजिबल कंसीडर कर लिया जिससे फोर्स की वैल्यू नेग्लिजिबल आ जाए। इन दो फैक्टर्स की वजह से हमने ये कंडीशन यहाँ पर लिखी।
इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन कौन सा होगा, इंपॉर्टेंट चीज है। अगर सोर्स चार्ज पॉजिटिव है तो उसकी वजह से किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड को दूर भगाओ। दूर भगाओ मतलब ये याद रखने का तरीका हो गया कि अगर हमारा सोर्स चार्ज पॉजिटिव है तो उससे किसी भी पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो उस चार्ज से दूर आएगा। जैसे मैंने इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन की बात की तो इस डायरेक्शन में आ गया, इस पॉइंट पर बात करूंगा इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में आएगा, इस पॉइंट पर बात करूंगा डायरेक्शन ये आ जाएगा, ठीक है। और अगर हमारा सोर्स चार्ज नेगेटिव होगा तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड को पास बुलाएगा। तो किसी भी पॉइंट पर अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन लूंगा दैट विल बी टुवर्ड्स द सोर्स चार्ज। इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन है वो टेस्ट चार्ज के नीचे पर डिपेंड नहीं करेगा। चाहे टेस्ट चार्ज आप पॉजिटिव लो चाहे नेगेटिव लो, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के डायरेक्शन पर कोई इफेक्ट नहीं होगा। तो कभी भी मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड या इंटेंसिटी का डायरेक्शन चाहिए तो मुझे हमेशा सोर्स चार्ज का नेचर देखना है। अगर मेरा सोर्स चार्ज पॉजिटिव है तो उससे इलेक्ट्रिक फील्ड को दूर भगा दो, और अगर मेरा सोर्स चार्ज नेगेटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड को उसके पास बुला लो। एक पॉइंट चार्ज की अगर मैं बात करूं जिसकी वैल्यू Q है और उससे r डिस्टेंस पर कोई पॉइंट है तो उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो आएगा KQ/r²। ये पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया KQ/r²। यूनिट की बात करें तो वो तो बहुत बेसिक चीज है। फोर्स के लिए न्यूटन हो गया, Q0 के लिए कूलाम हो गया तो न्यूटन पर कूलाम आ गया। इसकी यूनिट वोल्ट पर मीटर भी होती है। फोर्स का फॉर्मूला ऐसे बन ही रहा है, ठीक है। डायमेंशन वगैरह आप संभाल लेंगे। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज इज अवे फ्रॉम द चार्ज, व्हाइल डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नेगेटिव चार्ज इज टुवर्ड्स द चार्ज। यहाँ पर हमने ड्रॉ भी कर रखा है कि अगर ये चार्ज पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड दूर भाग रहा है, और अगर ये चार्ज नेगेटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड उसके पास आ रहा है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की बेसिक कहानी, ठीक है। अच्छा, थ्योरी डिस्कशन के टाइम में कोई पॉइंट अगर ऐसा भी होगा कि बाय द चांस वो कहीं ना कहीं स्किप हो गया है, छूट गया ड्यू टू एनी रीजन, तो क्वेश्चन हम जब डिस्कस करेंगे तो सारे एस्पेक्ट उसमें कवर हो जाएंगे। तो क्वेश्चन जब हम डिस्कस करेंगे तो कोई चीज अगर रह भी गई है तो वो क्वेश्चन के थ्रू हमारी कवर हो जाएगी, डोंट वरी फॉर दैट, ठीक है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की बेसिक कहानी हमारे सामने आ गई। अब एक दो पर्टिकुलर केसेस हैं जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जनरली पूछी जाती है। सो आई एडवाइस कि उन केसेस में हम डिस्टेंसेस वाला जो फॉर्मूला है उस फॉर्मूले को याद रख ही ले। कैसे? फर्स्ट केस हमारा ये है कि दो चार्जेस हैं Q1 और Q2। पहले केस समझते हैं, एक्सप्रेशन की बात बाद में करेंगे। मेरे पास में बेटा दो चार्जेस हैं Q1 और Q2, और दोनों चार्जेस सेम टाइप के हैं, मतलब सेम नेचर के, या तो दोनों पॉजिटिव हैं या दोनों नेगेटिव हैं, ठीक है। अगर मैं तुमसे पूछूं कि इन दोनों की वजह से क्या किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो आएगा, ठीक है। तो कॉमन सेंस वाली बात है कि अगर ये दोनों पॉजिटिव लेकर के चलूंगा और मैं पॉइंट यहां कंसीडर करूंगा तो दोनों की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड दूर भागेगा, सेम डायरेक्शन में आएंगे। सेम डायरेक्शन में आएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं बन सकता। इसी तरह से राइट में अगर कोई पॉइंट कंसीडर करूंगा तो दोनों की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर भी दूर भागेगा, सही बात है। तो यहाँ भी जीरो नहीं आ सकता। बीच में कोई पॉइंट कंसीडर करूंगा तो एक की वजह से राइट में और एक की वजह से लेफ्ट में इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, मतलब बीच के किसी भी पॉइंट पर दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड के जो डायरेक्शन है वो म्यूचुअली अपोजिट आ जाएंगे। अपोजिट आ जाएंगे तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल हो जाए। जिस पॉइंट पर दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल हो जाएगा, डायरेक्शन तो अपोजिट है ही, जिस पॉइंट पर दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल हो जाएगा वहां पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो आ जाएगा। और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो जिस पॉइंट पर आता है उस पॉइंट को हम कहते हैं न्यूट्रल पॉइंट। न्यूट्रल पॉइंट का मतलब जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जीरो आएगी, वो पॉइंट यहां है। अब अगर मैं उस पॉइंट का डिस्टेंस Q1 से D लेकर के चल रहा हूं, ठीक है। अब मुझे फॉर्मूला याद रखना है, चार्जेस के बीच का डिस्टेंस R है, चार्जेस की वैल्यू Q1 और Q2 है, चार्जेस का नेचर सेम है, बीच में एक पॉइंट है जो न्यूट्रल पॉइंट है, उसका Q1 से डिस्टेंस अगर D है तो D का ये फॉर्मूला बनेगा। सॉल्व करने के बाद में आया है। अब सॉल्व करने की जरूरत हमें है नहीं, डायरेक्ट फॉर्मूला याद रख लेना है। अपॉन में √Q1 प्लस √Q2 आना ही है, यहाँ पर √Q1 R। याद रखने का तरीका क्या है कि Q1 से डिस्टेंस ले रहा हूं तो यहाँ पर Q1 आ रहा है और नीचे दोनों का टोटल रूट में आ ही रहा है, ठीक है। इसी से मिलता जुलता सेकंड केस है, थोड़ा सा डिफरेंस है। इफ Q1 एंड Q2 है अपोजिट चार्जेस, अब ये दोनों अगर अपोजिट चार्जेस हैं, जैसे एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है, ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है डायरेक्शन के बेसिस पर अगर मैं सोचूं तो बीच के पॉइंट पर तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो आएगा नहीं। सो इलेक्ट्रिक फील्ड या तो लेफ्ट में आएगा या राइट में आएगा, ठीक है। ये डिपेंड इस पे करेगा कि दोनों में से कौन से चार्ज की वैल्यू कम है या ज्यादा है, राइट। याद रखने वाली बात यह है कि जो चार्ज ज्यादा होगा उससे न्यूट्रल पॉइंट का डिस्टेंस भी ज्यादा आएगा। मोर इज द चार्ज मोर इज द डिस्टेंस, ग्रेटर इज द चार्ज ग्रेटर इज द डिस्टेंस। याद रखने का तरीका, जैसे मैं कहूंगी यार यहाँ पर Q1 की वैल्यू Q2 से ज्यादा है, ठीक है, तो पॉइंट इधर की तरफ आएगा तभी Q1 से डिस्टेंस ज्यादा आएगा। तो बड़ा चार्ज अगर ये है तो न्यूट्रल पॉइंट राइट में मिलेगा,
बड़ा चार्ज अगर ये होता तो न्यूट्रल पॉइंट लेफ्ट में मिलता। ठीक है, यहां हम एज्यूम करके चल रहे हैं कि Q1 की वैल्यू Q2 से ज्यादा है। इन दैट केस Q1 से इसका जो डिस्टेंस आया D वो इतना आएगा। अब इन दोनों को ध्यान रखना बेटा और इनमें कंफ्यूज मत होना। अगर दोनों सेम नेचर के हैं तो ये फॉर्मूला है, अगर दोनों अपोजिट नेचर के तो ये फॉर्मूला है। इसमें हम ये एज्यूम करके चले हैं। आपके माइंड में क्वेश्चन शायद आ रहा होगा कि सर आपने Q1 ग्रेटर देन Q2 लिया, अगर इसमें Q2 ग्रेटर देन Q1 होता तो पहली बात तो ये कि न्यूट्रल पॉइंट इधर कहीं आता, दूसरी बात ये कि यहाँ पर √Q1 माइनस √Q2 की जगह उल्टा हो जाता, √Q2 माइनस √Q1 हो जाता, एक्सप्रेशन ये बन जाता। ठीक है, तो जब अपोजिट नेचर के तो यहाँ पर माइनस आना है, जब दोनों सेम नेचर के तो यहाँ पर प्लस आना है। ठीक है, यहाँ जिस चार्ज की वैल्यू ज्यादा होगी उसके दूसरे साइड में न्यूट्रल पॉइंट मिलेगा, ये वैल्यू ज्यादा तो न्यूट्रल पॉइंट इधर मिलेगा, ये वैल्यू ज्यादा तो न्यूट्रल पॉइंट इधर मिलेगा। Q1 से अगर मुझे डिस्टेंस चाहिए तो ये वाला डिस्टेंस आ जाएगा। ठीक है, Q2 से अगर मैं डिस्टेंस लूंगा तो Q1 की जगह यहाँ पर Q2 आ जाएगा। ये दो एक्सप्रेशन हमें याद रख लेना है क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। यहां तक की बात क्लियर है 100% तरीके से। बात करते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या कहता है, द थ्री चार्जेस Q/2 Q and Q/2 आर प्लेस्ड एट द कॉर्नर्स ABC ऑफ ए स्क्वायर ऑफ साइड A एज शोन इन द फिगर। ये एक फिगर दिखाया हुआ है, इसमें एक स्क्वायर है ABCD। ठीक है, A B और C पर चार्जेस हैं Q/2 Q और Q/2। क्वेश्चन में भी लिखा हुआ है स्क्वायर का जो साइड है वो A है। ठीक है, द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट द कॉर्नर D ऑफ द स्क्वायर। यहाँ पर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। सो अब इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है तो वही प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन अप्लाई कर देंगे। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्यों अप्लाई करेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी वेक्टर क्वांटिटी है और लॉजिकली अगर देखा जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी है तो फोर्स ही। तो जैसे मैंने नेट फोर्स कैलकुलेट किया था, 3 स्टेप प्रोसेस था, उसी तरह से 3 स्टेप में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर लूंगा। जिस पॉइंट पर मुझे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन दिखा दूं, फिर उसके बाद में उनके मैग्नीट्यूड लिख लूं और फिर उनका रिजल्ट निकाल लूं। ठीक है, इस चार्ज की वजह से बात करूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड आया इस डायरेक्शन में, पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड दूर भगा दिया, ये चार्ज पॉजिटिव है इलेक्ट्रिक फील्ड दूर भगा दिया। इलेक्ट्रिक फील्ड को नाम दे दिया E1 और E2। इसकी अगर बात करें तो इसकी वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड दूर भगा दिया, इस इलेक्ट्रिक फील्ड को नाम दे दिया है E3। इस वाले सेगमेंट को अलग से ड्रॉ कर रहा हूं यहाँ पर। सो इलेक्ट्रिक फील्ड E1 हो गया, E2 हो गया और ये इलेक्ट्रिक फील्ड E3 हो गया। ठीक है, नेट अगर कैलकुलेट करना है तो E1 और E2 का मैग्नीट्यूड तो इक्वल आएगा क्योंकि ये दोनों चार्जेस इक्वल है और दोनों चार्जेस से इस पॉइंट का डिस्टेंस भी एक इक्वल आ रहा है। तो मैं एक साथ लिख देता हूँ E1 इक्वल्स टू E2 इक्वल्स टू 1/4πε0 और चार्ज की वैल्यू हो गई Q/2 और अपॉन में डिस्टेंस आ गया है A, दैट इज स्क्वायर। सही बात है, तो दैट इज इक्वल्स टू Q/8πε0 A स्क्वायर। ये हमारे पास में E1 और E2 की वैल्यू आ गई। E3 की अगर मैं बात करूं तो E3 है इस चार्ज की वजह से। ठीक है ना, इस चार्ज की वजह से तो मुझे ये डिस्टेंस चाहिए और ये डिस्टेंस आएगा A√2। सो ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा 1/4πε0। चार्ज कितना है बेटा, चार्ज है Q, अपॉन में डिस्टेंस आ गया A√2 का स्क्वायर। सही है, तो Q अपॉन ये हो गया अगेन 8πε0 A स्क्वायर। सही कह रहा हूं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड E1 E2 E3 ये सारी वैल्यूज मेरे पास आ गई। बोलो बात क्लियर। अब तीनों का रिजल्ट कैसे कैलकुलेट करें, एक साथ तो तीनों का रिजल्ट कैलकुलेट होगा नहीं, पहले किन्हीं दो का रिजल्ट कैलकुलेट करते हैं फिर उसके साथ में तीसरे को लेते हैं फिर फाइनल रिजल्ट कैलकुलेट करते हैं। E1 और E2 का मैग्नीट्यूड इक्वल है, 90 डिग्री का एंगल है। मैग्नीट्यूड इक्वल है तो वेक्टर में एक पॉइंट हमने डिस्कस किया था कि अगर वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड इक्वल होता है तो जो रिजल्ट आता है वो बिल्कुल बीच में से पास होता है। E1 और E2 इक्वल है तो इनका जो रिजल्ट आएगा वो बिल्कुल बीच में से पास होगा, मतलब इनका रिजल्ट E3 के डायरेक्शन में आएगा। मान लिया इनका रिजल्ट E4 है। ठीक है, अब E4 को अगर मैं कैलकुलेट करूं तो बीच में 90 डिग्री का एंगल है, मैग्नीट्यूड दोनों का इक्वल है। ये पॉइंट भी हमने वेक्टर में डिस्कस किया था। कुछ पर्टिकुलर क्वेश्चन में ये चीज काम आती है, इसलिए हमने एज ए रिजल्ट कुछ चीजों को याद रख लिया कि अगर दो वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड इक्वल है और 90 डिग्री का एंगल आ रहा है तो रिजल्ट के लिए √2 लगा देना है। ठीक है, तो मैं डायरेक्ट E1 और E2 का अगर रिजल्ट लिखूं तो ये जो मेरे पास में आया है Q/8πε0 A स्क्वायर, इसके साथ में √2 चिपका दूंगा, ये मेरे पास में E4 की वैल्यू आ गई है। ठीक है, E3 की वैल्यू ये रही, E4 की वैल्यू ये रही। अब यहाँ चेक करता हूँ तो E3 और E4 सेम डायरेक्शन में, दोनों सेम डायरेक्शन में, दोनों को ऐड कर दूंगा तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ जाएगा, E3 + E4 कर दूंगा। ठीक है, दैट इज Q/8πε0 A स्क्वायर और प्लस में E4 की अगर बात करूंगा तो Q/8πε0 A स्क्वायर √2। तो सोल्व कर लेंगे अपना आंसर आ जाएगा।
ठीक है, तो प्रोसेस क्या रहा कि जितने भी इलेक्ट्रिक फील्ड है सारे इलेक्ट्रिक फील्ड्स के डायरेक्शन शो करो, डायरेक्शन शो करने के बाद में इलेक्ट्रिक फील्ड्स के मैग्नीट्यूड लिखो, और मैग्नीट्यूड लिखने के बाद में रिजल्ट कैलकुलेट करो। मैंने डायरेक्शन दिखाया E1 E2 E3, E1 और E2 का मैग्नीट्यूड इक्वल आया, 90 डिग्री का एंगल आया, 90 डिग्री का एंगल आया तो E1 और E2 का जो मैग्नीट्यूड था उसके साथ में √2 लगा दिया, उनका रिजल्ट E3 के डायरेक्शन में आया, दोनों सेम डायरेक्शन में हो गए, E3 और E4 दोनों को मैंने ऐड कर दिया, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट हो गया, बढ़िया काम हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चल लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, देखने से क्वेश्चन अच्छा लग रहा है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन लग रहा है काफी। चार्जेस Q1 एंड Q2 आर एट पॉइंट्स A एंड B ऑफ ए राइट एंगल ट्राइंगल OAB, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है और इस पर चार्जेस यहाँ पर Q1 और Q2 है, ठीक है। द रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट O इज परपेंडिकुलर टू द हाइपोटेनस, इस पॉइंट पर जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है दोनों की वजह से, इन दोनों की वजह से इस पॉइंट पर जो नेट या रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है दैट इज परपेंडिकुलर टू द हाइपोटेनस, मतलब वो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड हाइपोटेनस के परपेंडिकुलर है, तो Q1 अपॉन Q2 किसके प्रोपोर्शनल होगा। वेरी गुड क्वेश्चन। डायरेक्शन दिखाते हैं, Q1 की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, Q2 की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, और इन दोनों का जो रिजल्ट है वो इस डायरेक्शन में, और क्वेश्चन ये कह रहा है कि ये जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है ये इस हाइपोटेनस के परपेंडिकुलर आ रहा है, ये है ना। सो ये मैंने परपेंडिकुलर ले लिया, मतलब E1 इस डायरेक्शन में हुआ तो ये वाला, ये लाइन अगर यहाँ जाकर के मिलेगी तो ये एंगल 90 डिग्री आएगा, ठीक बात है। अगर मैं इस एंगल को थीटा ले लेता हूँ, किसी भी एंगल को थीटा ले सकता हूँ, इसको भी ले सकता हूँ, इसको भी ले सकता हूँ, ये एंगल अगर मैंने थीटा ले लिया, ठीक है, तो ये एंगल अगर थीटा है तो इधर के एंगल्स मेरे कैलकुलेट हो सकते हैं, ये एंगल 90 माइनस थीटा हो जाएगा, और ये 90 माइनस थीटा है तो ये वाला एंगल 90 माइनस थीटा हो जाएगा, इसका मतलब ये वाला एंगल थीटा आएगा। इज दैट क्लियर। अगेन ये थीटा है, ये पूरा ट्राइंगल है जिसमें ये 90 डिग्री है, तो ये थीटा है इसलिए ये 90 माइनस थीटा है, ये 90 माइनस थीटा है तो ये वाला एंगल भी 90 माइनस थीटा आएगा, और ये पूरा एंगल 90 डिग्री है तो इसलिए ये एंगल थीटा आ जाएगा, ठीक है। ओके, अब मुझे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में चाहिए, इसको मैंने अलग से ड्रॉ किया, E1 मैंने इस डायरेक्शन में लिया, E2 मैंने इस डायरेक्शन में लिया, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इधर लिया, ये एंगल मैंने थीटा लिया, सही बात है, ठीक है। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड या रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड वो इस डायरेक्शन में आ रहा है, मतलब मैं यहां पर ये एंगल 90 डिग्री कह रहा हूं। अब इसका मतलब क्या है कि इस लाइन के परपेंडिकुलर अगर मैं इधर की तरफ कंपोनेंट्स लेता हूं E1 और E2 के, तो ये दोनों इक्वल और अपोजिट आने चाहिए, दोनों इक्वल अपोजिट आएंगे तो इधर की तरफ रिजल्ट 0 आएगा और इधर की तरफ रिजल्ट 0 आएगा, तभी हम कहेंगे कि रिजल्टेंट इस डायरेक्शन में। सो E2 का अगर मैं इस डायरेक्शन में कंपोनेंट लूंगा तो इधर का कंपोनेंट तो E2 का cos थीटा आएगा, तो इधर वाला कंपोनेंट आ जाएगा E2 sin थीटा। ऐसे E1 की अगर बात करूं तो इधर वाला कंपोनेंट आ जाएगा E1 cos थीटा, सही बात है। तो मुझे E1 cos थीटा इक्वल्स टू E2 sin थीटा लिखना है भाई, ये वाली बात समझ में आई, ये दोनों इक्वल अपोजिट होने चाहिए, ठीक है। वेक्टर में कुछ चीजें जब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो सीखने को मिलती है, जैसे वेक्टर में हम ये चीज सीखते हैं कि अगर हमें रिजल्टेंट किसी एक डायरेक्शन में चाहिए तो हम उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में रिजल्टेंट 0 बना सकते हैं। मुझे रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में चाहिए तो मैं रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट नहीं कर रहा, मैं इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको 0 कर रहा हूं। तो मैंने E1 और E2 को रिजोल्व किया, और रिजोल्व करने के बाद उनके कंपोनेंट इस डायरेक्शन में इस डायरेक्शन में लिए, दोनों इक्वल अपोजिट कर दिए, जिससे कि इधर इधर रिजल्ट 0 आ जाएगा। तो ये आ गया है E1 अपॉन E2 इक्वल टू tan थीटा कह सकता हूं, ठीक है। बस इसको सॉल्व करना है, E1 इक्वल्स टू E2 Q1 अपॉन Q2 कैलकुलेट करना है ना। चलो E1 इक्वल्स टू E2 tan थीटा, E1 कितना आया 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, E1 हम कह रहे हैं इस चार्ज की वजह से, दैट इज Q1 अपॉन डिस्टेंस कितना हो गया x1, दैट इज x1 स्क्वायर, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 अपॉन x2 स्क्वायर, और ये आ गया है tan थीटा, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैंसिल हो गया, Q1 अपॉन Q2 इक्वल्स टू x1 अपॉन x2 का स्क्वायर, और ये आ गया tan थीटा। क्लियर, दैट इज x1 अपॉन x2 होल स्क्वायर। tan थीटा की अगर मैं बात करूं तो tan थीटा, ये थीटा लिया, ये पूरा राइट एंगल ट्रायंगल अगर मैं ले लूं तो ये थीटा लिया तो ये परपेंडिकुलर होगा, ये बेस हो गया। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस करूंगा तो x2 अपॉन x1, एक x1 कैंसिल हुआ, एक x2 कैंसिल हुआ, तो ये x1 अपॉन x2 आ गया। तो Q1 अपॉन Q2 किसके प्रोपोर्शनल हुआ,
x1 अपॉन x2 के। वेरी गुड क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन है। कहानी समझ में आ गई है यहां तक? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। और वर्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ मैग्नीट्यूड 4.9 इंटू 10⁵ न्यूटन पर कूलम। ये वर्टिकल डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है। जस्ट प्रिवेंट्स अ वाटर ड्रॉपलेट ऑफ मास 0.1 ग्राम। 0.1 ग्राम की एक वाटर ड्रॉपलेट है फ्रॉम फॉलिंग। ये इलेक्ट्रिक फील्ड एक वाटर ड्रॉपलेट को बैलेंस कर रहा है। बैलेंस कैसे कर रहा है कि वाटर ड्रॉपलेट है, उसका वेट mg डाउनवर्ड है, तो ड्रॉपलेट तो नीचे गिरना चाहती है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड उसको नहीं गिरने देगा। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से फोर्स Fe इक्वल्स टू QE अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहा होगा, और इस फोर्स की वैल्यू इसके इक्वल हो रही होगी, तभी तो वो रोक लेगा उसको। द वैल्यू ऑफ चार्ज ऑन द ड्रॉपलेट, इस पर चार्ज की वैल्यू कितनी होगी अपने को कैलकुलेट करना है। तो भैया दोनों फोर्सेज का मैग्नीट्यूड इक्वल कर लेते हैं, Q इक्वल्स टू mg कर देते हैं। तो Q इक्वल्स टू mg अपॉन E आ गया। m की वैल्यू 0.1 ग्राम है, 10⁻³ लगा दिया। g की वैल्यू 9.8 कहा हुआ है, तो हम भी 9.8 ही लेंगे सर। और अपॉन में E की वैल्यू 4.9 इंटू 10⁵, ये कैंसिल हुआ तो 2 आया, तो ये आ गया 0.2 इंटू 10⁻⁻8, और वी कैन से 2 इंटू 10⁻⁹ ये आ गया जी। सिंपल कैलकुलेशन है। तो कोई भी ऐसा क्वेश्चन मिलता है कि वर्टिकल डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है और किसी भी बॉडी या किसी भी ड्रॉपलेट को बैलेंस कर रहा है, तो mg को QE के इक्वल कर देना है, और वहां से इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट हो जाएगा, चार्ज कैलकुलेट हो जाएगा। जो भी क्वेश्चन में कैलकुलेट कराना चाहते हैं कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक है, चले जी। ये क्वेश्चन 3 चार्ज पार्टिकल A, B and C with charges -4q, 2q and -2q are present on the circumference of a circle of radius d. The charge particles A, C and center O of the circle form on the equilateral triangle as shown in the figure. A, O, C ये मिलकर के तीनों एक इक्विलेटरल ट्राइंगल बना लेंगे। सही बात भी, ये 60 डिग्री, ये दोनों साइड इक्वल है, तो ये वाली साइड भी डी के इक्वल ही आएगी। As shown in the figure, electric field at O along x direction. यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर बात करें तो x के along इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ रहा है? देखो अगर मैं इसको ध्यान से देखूं ना, तो मैं इस क्वेश्चन में थोड़ी सी स्मार्ट अप्रोच लगा सकता हूं। यहाँ -4q है, यहाँ 2q और ये -2q। इन दोनों चार्जेस की अगर मैं कहानी ड्रॉ करता हूं, यहाँ पर ये हो गया हमारा सेंटर पॉइंट, ये हो गया B, ये हो गया C, ये हो गया -2q, ये हो गया +2q। ठीक है, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा इस डायरेक्शन में, और इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा इस डायरेक्शन में। दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड सेम डायरेक्शन में आ जाएंगे और दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड इक्वल हो जाएगा। सही बात है, तो हम दोनों में इलेक्ट्रिक फील्ड को ऐड कर लेंगे। इसका मतलब क्या, मैं इस बात को इस तरह से कह सकता हूं कि 2q की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ उसको डबल कर दें, या दोनों में से किसी भी एक चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ उसको डबल कर दें, क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में मैग्नीट्यूड सेम है, तो दोनों को ऐड करेंगे तो एक की डबल ही तो होगी वैल्यू। अगर मैं इस बात को कुछ इस तरह से कहूं कि यहां पर -4q चार्ज है और इधर कोई चार्ज नहीं है, और ये C पॉइंट है और ये डिस्टेंस D है, तो जरा चेक करना ये वाली सिचुएशन और ये वाली सिचुएशन सेम है क्या। अभी मैं इन चार्जेस की बात कर रहा हूं, इस चार्ज की कोई बात नहीं कर रहा। ये सिचुएशन सेम है क्या, 2q और -2q, और मैंने यहां पर रख दिया -4q, एक ही बात हुई क्या। अब इस -4q की वजह से मैं यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लूंगा, वही तो आएगा जो यहां पर रिजल्टेड इलेक्ट्रिक फील्ड आया था, तो मैंने यहां पर -4q कंसीडर कर लिया, एक -4q यहां पर कंसीडर कर लिया, यहां तो है ही एक्चुअल में, इन दोनों का तो रिजल्ट चाहिए। अब ऐसा करने से फायदा क्या हुआ, फायदा ये हुआ कि केस मेरे लिए बहुत इजी हो गया। -4q और -4q दो चार्जेस है, ठीक है, इनका रिजल्ट कैलकुलेट करूंगा तो इधर ही आएगा ऑब्वियसली। ये एंगल मुझे 30 डिग्री दिया है, ये एंगल भी मुझे 30 डिग्री दिया है, दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल होगा इलेक्ट्रिक फील्ड्स का। ठीक है, दोनों के बीच में 60 डिग्री का एंगल है। अभी जैसे थोड़ी देर पहले हमने 90 डिग्री के लिए बात की थी कि अगर मैग्नीट्यूड इक्वल होता है तो किसी भी एक मैग्नीट्यूड के साथ में √2 लगा देते हैं। यहां भी दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड इक्वल होगा, बीच में 60 डिग्री है, तो 60 डिग्री में √3 लगाते हैं, 90 डिग्री में √2 लगाते हैं, 60 डिग्री में √3 लगाते हैं। ठीक है,
मैग्नीट्यूड लिख लेते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड E1 और E2 मान लेता हूं, दैट इज 1/4πε0। चार्ज हो गया एक 4q, अपॉन में डिस्टेंस आ गया d²। ठीक है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर बात करेंगे तो 1/4πε0 4q/d², और 60 डिग्री है तो मैंने साथ में लगा दिया है √3। ठीक है, 4 से 4 को मैं कैंसिल कर सकता हूं। अब देख लेना क्या आंसर आ रहा है। ये 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, √3 आ जाएगा। ये बन गया है q√3/πε0d²। मेरा तो ये आंसर आ रहा है भाई। कहानी समझ में आ गई? तो इसमें थोड़ी सी स्मार्ट अप्रोच लगा सकते हैं, थोड़ा सा काम करने से बच जाएंगे। 2q और -2q, उसके बजाय यहाँ पर -4q रख दो, तो -4q और -4q दो चार्जेस हो गए। दोनों चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड सेम आएगा, 60 डिग्री का एंगल आएगा, तो √3 साथ में लगाना है। यहां से हमारा रिजल्ट कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात कर लेते हैं। टू आइडेंटिकल पॉजिटिव चार्जेस q each are fixed at a distance of 2a apart from each other। चलो ड्रॉ कर लेते हैं। दो चार्जेस हैं q और q, दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है? 2a। Another point charge q0 with mass m is placed at midpoint between two fixed charges। यहां मिड पॉइंट पर मैंने चार्ज रखा है q0 और इसका मास है m। ठीक है, फॉर ए स्मॉल डिस्प्लेसमेंट अलोंग द लाइन जॉइनिंग द फिक्स्ड चार्जेस द चार्ज q0 एग्जीक्यूट SHM। इस चार्ज को अगर मैं इस लाइन के अलोंग थोड़ा सा डिस्प्लेस करके इधर इन द राइट साइड और इन द लेफ्ट साइड किसी भी एक डायरेक्शन में थोड़ा सा डिस्प्लेस करके छोड़ दूं, ठीक है, तो ये SHM करता है। पहले चेक कर लेंगे इस चीज को भी हम कि SHM करेगा या नहीं करेगा। SHM कर रहा है तो उसका जो टाइम पीरियड है ऑसिलेशन का वो कैलकुलेट करना है। SHM की बेसिक कहानी क्या है, 1 मिनट का डिस्कशन उस पर कर लेते हैं। SHM के लिए कंडीशन है F = -kx, मतलब कोई भी पार्टिकल अगर SHM करता है और मीन पोजीशन से उसका डिस्प्लेसमेंट x है तो उस पर एक रिस्टोरिंग फोर्स लगना चाहिए, दैट इज इक्वल टू -kx, जो हमेशा मीन पोजीशन की तरफ लगेगा और x के प्रोपोर्शनल होगा। अगर ऐसी कुछ कहानी यहां देखने को मिलेगी तो हम कह देंगे कि SHM है। ये मिड पॉइंट पर है, इसका मतलब ये वाला डिस्टेंस a है और ये वाला डिस्टेंस भी a है। चार्ज को थोड़ा सा इधर मैंने डिस्प्लेस कर दिया, मान लो डिस्प्लेस किया है x। ठीक है, अब इस पॉइंट पर जब वो था तो उस पर नेट फोर्स 0 था। जब इस पॉइंट पर आया तो इस चार्ज से डिस्टेंस कम हो गया, फोर्स इस डायरेक्शन में आ गया। इस चार्ज से डिस्टेंस ज्यादा हो गया, फोर्स इस डायरेक्शन में आ गया। अगर मैं ये फोर्स F1 और ये फोर्स F2 कहता हूं तो F1 की वैल्यू ग्रेटर देन F2 आ रही है, मतलब इसकी वजह से जो फोर्स आ रहा है वो थोड़ा ज्यादा। तो नेट फोर्स इस डायरेक्शन में आया, मतलब ये फोर्स इसको वापस इधर तो ले जाना चाहेगा। फिर ये इसको क्रॉस करके इधर जाएगा तो इधर से लगने वाला फोर्स ज्यादा हो जाएगा तो वापस वो इधर की तरफ जाएगा। तो इस तरह से वो ऑसिलेशन तो करेगा इसके अबाउट। ये कहानी तो क्लियर हो गई। अब नेट फोर्स कैलकुलेट कर लेते हैं। उसके लिए पहले F1 की बात करें तो F1 = 1/4πε0 एंड Q0 अपॉन a - x² एंड F2 = 1/4πε0 Q0 अपॉन a + x²। नेट फोर्स अगर कैलकुलेट करूंगा तो F1 - F2 कर दूं तो 1/4πε0 Q0 अपॉन a - x² माइनस 1/4πε0 Q0 अपॉन a + x²। Q0 अपॉन 4πε0 को मैंने कॉमन लिया तो ये 1/a - x² माइनस 1/a + x² आया। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप यहां लेता हूं तो Q0 अपॉन 4πε0। अब इसको सॉल्व करूंगा तो a + x² माइनस a - x² और अपॉन में a² - x² होल स्क्वायर। ठीक है, सोल्व किया जाएगा तो क्या आएगा, नेट फोर्स F = Q0 अपॉन 4πε0। इसको सोल्व करूंगा तो a² इधर कैंसिल हो जाएगा, x² इधर कैंसिल हो जाएगा, 2ax और माइनस का 2ax ये माइनस माइनस प्लस बन जाएगा
तो ये 4ax आएगा अपॉन में a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, ये 4 से 4 कैंसिल भी कर सकते हैं। अब क्या f की वैल्यू x के प्रोपोर्शनल है? नहीं है, नहीं है, क्योंकि नीचे भी एक्स स्क्वायर है, ध्यान रखना इस बात का। हाँ, अगर x इज वेरी मच लेस देन a तो फिर मैं इसको नेग्लेक्ट कर सकता हूं, तो फिर मैं f प्रोपोर्शनल टू x कह सकता हूं। तो कंडीशनल है चीज की, अगर x की वैल्यू a के कंपैरिजन में बहुत कम है और स्मॉल डिस्प्लेसमेंट कहा हुआ भी है, तो मैं एज्यूम कर लूंगा कि x की वैल्यू a के कंपैरिजन में बहुत कम है, तो f प्रोपोर्शनल टू x आ जाएगा। f प्रोपोर्शनल टू x आ जाएगा तो SHM करेगा। अब SHM करेगा तो फोर्स का एक्सप्रेशन क्या बना, यहां देखते हैं। फोर्स इक्वल्स टू क्यू नॉट अपॉन पाई एप्सिलॉन नॉट, ये आ गया है ax अपॉन ये a की पावर 4, मतलब यहां पर मैं a क्यूब कर सकता हूं। ठीक है, क्यू नॉट अपॉन पाई एप्सिलॉन नॉट ax और अपॉन में a की पावर 4 आएगा तो a क्यूब आ गया। f इक्वल्स टू के एक्स से अगर मैं इसको कंपेयर कर लूंगा तो बेटा ये k की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, यहां लिख लेता हूं, तो k इक्वल्स टू क्यू नॉट अपॉन पाई एप्सिलॉन नॉट a क्यूब, ये k की वैल्यू आ गई। टाइम पीरियड कैलकुलेट करूंगा तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला है 2 पाई रूट m अपॉन k की वैल्यू यहां पुट कर देंगे, टाइम पीरियड हमारा आ जाएगा। दिस इज द बेसिक फॉर्मूला ऑफ द टाइम पीरियड इन द SHM। ठीक है, तो इस तरह से ये क्वेश्चन भी हमारा सोल्व हो जाएगा। यहां तक की कहानी क्लियर है? ठीक है।